मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि लोग हमारे रिश्ते की मिसाल देते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब हमारे इस रिश्ते में अचानक कोई तीसरा इंसान आएगा तो हमारा रिश्ता बुरी तरह से बिखर जाएगा, और वो तीसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली पत्नी थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी, और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी लग गई, तो मैंने माँ से कहा कि उसके घर रिश्ता लेकर जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम निधि था। मैं बहुत खुश था कि समय पर ही मैंने सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिश्ता भेज रहा था। पर जब मैंने माँ से कहा कि रिश्ता ले जाएं, तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी सहेली की बेटी अंकिता को पसंद कर रखा है। मुझे अंकिता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो बिल्कुल भगवान की गाय थी। वो एक नॉर्मल सी लड़की थी, उसने बस हाई स्कूल किया हुआ था, लेकिन धर्म कर्म के कामों में निपुण थी। बच्चों के घर में पढ़ाती थी, खाना अच्छा बनाती थी, घर अच्छा संभालना जानती थी। माँ को वो अच्छी लगती होगी, क्योंकि माँ को अपनी बहू में यही सारी खूबियाँ चाहिए थी। लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो घर संभाले। मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर काम करें, वो मुझे बिजनेस की राय दे सके और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो सिर्फ घर को संभाल सके। इसलिए मैंने माँ से बड़े ही प्यार और कोमलता से कहा कि माँ, मुझे अंकिता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसमें मुझे अपनी होने वाली पत्नी दिखाई नहीं देती। आप निधि के घर रिश्ता लेकर जाएं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो माँ थी। उन्होंने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वही मेरी खुशी है। तू चिंता मत कर, हम जल्दी वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। जैसे इंसान की नीयत होती है, हरकतें होती हैं, वैसे ही इसकी शक्ल होती है। कभी कभी हम किसी को देखते ही कह देते हैं कि ये तो बहुत चालाक लग रहा है, जबकि हम उससे पहली बार मिल रहे होते हैं। शायद हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हमारे चेहरों पर नजर आता है। कुछ लोग शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं और सच में मासूम होते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्ल से तो मासूम लगते हैं लेकिन मासूम होते नहीं हैं। इसलिए यूँ शक्ल से किसी को जज नहीं करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए होता है। जो मेरी माँ के पास था, जब उन्होंने निधि को देखा तो वो पहली नज़र में ही समझ गई थी कि ये आम लड़की नहीं है, ये एक ज़िद्दी लड़की है जो अपने माँ बाप को भी तिनगी का नाच नचा के बैठी है। जब पास आकर बैठी तो उसकी माँ से गलती हो गई। उन्होंने उसके दुपट्टे पर गलती से पैर रख दिया, तो उसका दुपट्टा सिर से उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, देख के चला करें, क्या हो गया है आपको। वो अचानक से गुस्से से बोली। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो खामोश हो गई, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरी माँ ने उसे उसकी इसी बात से शायद जज कर लिया और वापस आकर कहा, बेटा, मैं तेरी शादी उस लड़की से नहीं करना चाहती। जो लड़की सबके सामने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बोल सकती है, वो कल को तेरे साथ क्या करेगी और मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन माँ, मुझे निधि पसंद है, क्योंकि बात मेरी होने वाली पत्नी की थी और इंसान का जीवन साथी उसकी दुख तिरक होती है। मैं तो उसको कब से अपना जीवन साथी मान चुका था। मैं उसी से शादी करना चाहता था। मैंने माँ को कहा कि माँ, अब आप भी तो दकियानूसी माँ की तरह सोच रही हैं कि चालाक लड़की लेकर आऊँगी तो बेटे को अपने साथ लगा लेगी। माँ, क्या हो गया है आपको, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने एक पल को भी ऐसा नहीं सोचा, और बात सिर्फ मेरी अपनी नहीं है। माँ कभी स्वार्थी नहीं होती। बात तेरी है, वो कल को तुझे जलील करेगी, तंग करेगी, तो तुझे फिर टेंशन में देखकर मुझे ही दुख होगा। मैंने कहा कि माँ, यूँ किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए, हमें क्या पता कौन कैसा है। आप बस मेरा उधर ही रिश्ता करवा दें, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। एक आपकी हाँ का सवाल है, बस आप हाँ कर दें। मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पर करवा दूंगी। लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे पता था कि माँ मेरी शादी अंकिता से करवाना चाहती हैं, इसलिए वो निधि से मेरा दिल ख़राब करवा रही थी। मैं खामोश हो गया। मैंने वही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, कि जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे मेरी माँ के साथ इसी तरह से रहना था। उनकी हाँ में हाँ मिलानी थी और वो जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें उनकी मान लेता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे पापा विदेश में काम करते थे, वो मेरी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपना आशीर्वाद भेजा था और मुझे वीडियो कॉल की थी। उन्होंने कहा कि बस मेरा एक आध साल बाकी है, इसके बाद मैं इंडिया आ जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ बिज़ी रहने वाला था। तो मेरी माँ को अकेलापन तो महसूस होना ही था, लेकिन एक साल का समय था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता, लेकिन निधि ने पहले ही दिन घर में तमाशा लगा दिया। मुझे इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी। सुबह हुई तो उसने कहा कि ये क्या नाश्ता बना के रखा है।
मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती। अगर मैं ऐसा नाश्ता करने लगी तो मैं मोटी भैंस बन जाऊंगी। मेरे लिए कोई हल्का फुल्का नाश्ता ला दो। मैं जाकर उसके लिए ब्रेड और जैम ले आया और मैंने उसे प्यार से एक बात समझाई। मैंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, दो तरीके होते हैं, एक ये कि खाना बना है इसको खा लिया जाए, और दूसरा ये कि ये खाना पड़ा है इसको ठूस लो। ज़रा प्यार से बोला करो, तुम आराम से कहोगी तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था, मैंने उसे आराम से उदाहरण देकर समझाया, लेकिन उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया। मुझे तो मेरी माँ की बातें पहले दिन ही सच्ची लगने लगीं, लेकिन शाम हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे खुद ही मना लिया और मेरे साथ बहुत अच्छा समय गुजारा। हम लोग अपनी शादी के शुरू दिनों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। समय इसी तरह गुजरने लगा जब एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं, ये घर पुराना हो गया है। घर तो ये वाकई पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत था। उस ज़माने का घर बना हुआ था जिस समय बहुत मजबूती से घरों को बनाया जाता था। ये घर मेरे दादा ने ख़रीदा था। यूँ समझ लें कि इस घर की बनावट बिल्कुल ही पुराने स्टाइल की थी। ऊंची ऊंची छत, लाल कलर के फर्श और रंगीन शीशों से सजी हुई खिड़कियाँ। निधि ने कहा कि मुझे इस तरह के घर में नहीं रहना, मुझे ऐसे घर में रहना है जहाँ मार्बल का फर्श हो, लकड़ी के दरवाजे हो, साफ़ सुथरी दीवारें, टाइल्स वाले बाथरूम। निधि ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि हमें घर बदल लेना चाहिए। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा ये घर बहुत अच्छा है, मजबूत है, इसमें तो 100 साल तक भी रह लें, लोग रह लें तो ये कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारे दादा ने बनवाया था, एक एक ईंट उन्होंने अपनी देख रेख में रखवाई थी और इसकी नींव इतनी मजबूत है जैसे किसी पुल को बनाने से पहले बनाई जाती है, वैसे ही इस घर की नींव बनाई गई थी। इसके बाद दीवारें खड़ी की गई थी। मैंने कहा माँ घर पुराना भी तो हो गया है और आजकल कौन ऐसे घरों में रहता है जिसमें बाथरूम इतना अलग बना हुआ है, इतना बड़ा किचन है। इतने बड़े किचन की क्या ज़रूरत भी नहीं होती। और ये इतना बड़ा खुला हुआ आंगन, इसका हमें क्या करना है? यहाँ पर इंसान क्या कर लेगा? इससे अच्छा है कि कमरे बड़े बड़े हों। बड़ा मैं बस मैं घर देख लेता हूँ और इस घर को बेचने के बारे में सोचता हूँ। मैंने अपने पापा से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास सब कुछ तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारी माँ की इस घर से सर के साथ यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा इस बारे में सोचो। मैंने कहा कि पापा नया घर होगा तो नए घर में भी नई यादें जुड़ जाएंगी। मेरे पापा ने मुझे अनुमति दे दी। मेरी माँ ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और जो घर मैंने पसंद किया था और जो मेरी पत्नी को भी पसंद आ गया था, वो घर बहुत ज़्यादा महंगा था। बात ऐसी बन गई थी कि हमें ये पुराना घर भी देना पड़ता और साथ एक्स्ट्रा भी पैसे देने थे। मैंने फ़िलहाल पुराना घर देकर वो नया घर ख़रीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। यानी कि हमने उनसे 3 महीने का समय मांगा। रकम बहुत बड़ी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे ऑफिस से लोन मिल जाएगा। मेरी पत्नी बहुत खुश थी, पर मेरी माँ हमेशा पुराने घर की बातें करती रहती थी। उनको उस घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो उसी घर में विदा होकर आई थी। मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था। वहाँ उनकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सारी यादें बसी हुई थीं। और फिर जब हमें महीने बाद जब ये पता चला कि उस घर को तोड़कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो मेरी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर कमर्शियल जगह पर था और फैक्ट्री वाले ने ख़रीदा था। उसने कहा था कि बहुत बड़ी जगह है, मैं अपनी फैक्ट्री बना लूँगा। हमने सोचा था कि कभी कभी घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही मलियामेट कर देना था और नए सिरे से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी पत्नी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी पत्नी ने घर में सब कुछ बदल दिया था। जो आटा हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि उसकी जगह हम ब्रांड का पैकेट वाला आटा खाएंगे। जिस चक्की का आटा हम खाते थे वो छोड़कर पैकेट वाला आटा खाने लगे। घर में वो हर चीज़ जिस तरह से बनती थी वो सब कुछ उसने बदल दिया था। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अभी बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस ले लिया जाता। मैं अपनी मुसीबतों और परेशानियों में फंसा हुआ था। इधर माँ बीमार थी और पत्नी के चोचले ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा, तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पापा वापस आ रहे हैं ना, उनसे कहना कि वो पैसे दे दें। जब इतना समय विदेश में गुजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मैंने पापा से बात कर ली। पापा ने कहा कि इतने सारे पैसे तो नहीं, लेकिन आधी अमाउंट है मेरे पास, यानी कि 10 लाख। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत पैसे लगाए, घर को भी चलाया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया।
और ये तो यूँ समझ लो कि अगर मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ, समय के साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि पापा आप ये पैसे भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान मालिक को दे दिए और इससे 2 महीने का समय और मांग लिया। मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तुझे अपने पापा से पैसे नहीं लेने चाहिए थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने तेरे लिए सब कुछ किया है, अब तुझे खुद ही सब कुछ करना चाहिए था। मैंने कहा कि माँ बेटा बाप से पैसे नहीं लेगा तो और किससे लेगा। माँ ने कहा कि जो तेरी मर्ज़ी। मैंने कहा कि माँ मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ खामोश हो गई। माँ ने कहा कि तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक आखिरी इच्छा है और इस पर थोड़ा सोच ले। मैंने कहा कि कौन सी इच्छा। तो कहने लगी मैं तेरे बच्चों की शक्ल देखना चाहती हूँ, आजकल बीमार थी इसलिए भावुक हो रही थी, जबकि उन्होंने कौन सा अभी इस दुनिया से चले जाना था। मैंने कहा कि ये तो मेरी भी इच्छा है, आप चिंता ना करें, जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरी माँ खुश हो गई। जब मैंने अपनी पत्नी से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो अभी माँ नहीं बनना चाहती। मुझे उसका ये साफ इनकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी बच्चा चाहता था। मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि इसके साथ ज़्यादा झगड़ा करूंगा तो ये ज़िद करेगी, भगवान खुद ही औलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी को काफ़ी समय हुआ जा रहा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो उसने कहा कि क्यों, क्या मैं बांझ हूँ जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, पता करते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। किसी प्रॉब्लम के होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम बांझ हो। तो वो कहने लगी कि बस फिर मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। पापा वापस आ गए। पापा को आना तो बाद में था, लेकिन माँ की बीमारी को सुनकर जल्दी वापस आ गए। अब वो माँ के पास तो रहते थे, लेकिन माँ की तबीयत फिर भी संभल नहीं रही थी। इधर मेरी औलाद नहीं हो रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा अचानक इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत से लोगों से कहानियां सुनी थी कि सारी ज़िंदगी बाहर गुजार कर आते हैं और वापस आते ही उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मेरे पापा के साथ भी यही सब हुआ। पता नहीं चला कि क्या हुआ। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए इनकी मौत अचानक ही हो गई है। माँ बहुत ज़्यादा दुख में थी और मैं भी। पापा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बाकी पैसों की डिमांड कर दी है। वो कह रहा था कि बस मेरे पैसे मुझे दे दे, क्योंकि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा कि अभी अभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ है। उसने कहा कि पैसों से आपके पिताजी के देहांत का क्या संबंध है, वो तो चले गए हैं, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, अभी आपने मुझे 12 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास तो उस समय 2 लाख भी नहीं थे। पत्नी से कहा कि अपने गहने दे दे, बाद में बनवा दूंगा। उसने उसके गहने 6-7 लाख के तो थे ही और हमने ही बनवाए थे। उसमें कुछ गहने मेरी माँ के भी थे, पर उसने कहा कि वो तो एक अंगूठी भी नहीं देगी, ये तो उसका अधिकार है। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी परेशानी में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। उसने कहा कि मैं गहने देकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि एक बार गहने बिक जाएं तो दोबारा नहीं बनते। मैं परेशान हो गया और जाकर माँ के पास बैठ गया। मेरी माँ ने कहा कि तुम परेशान बैठे हो। मैंने कहा कि माँ परसों मकान मालिक को पैसे देने हैं, 3 महीने तो ऐसे ही गुजर गए, पता भी नहीं चला। मेरी माँ के कानों में और हाथों में सोने के कंगन और बुंदे थे। उन्होंने कहा कि ये लो, ये शायद तेरे काम आ जाएं। मैंने कहा कि माँ इससे क्या काम बनेगा। मेरी माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे मना किया था कि तू इस औरत से शादी ना कर, इसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हम उसी घर में बैठे रहते तो हमारा क्या जा रहा था। मैंने कहा कि माँ आप अपनी नफरत ना निकालें, बहू तो सास को हमेशा ही बुरी लगती है। वो घर कौन सा इतना अच्छा था। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने कभी हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसके अलावा तूने जो फैसले किए हैं ना, उन फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने उसी घर में मरना चाहती थी, लेकिन तेरी पत्नी ने मेरा जीवन नरक बना दिया और अब मेरे बाद तेरी बारी होगी और वो तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये औरत तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने माँ को कहा कि आपके पास आकर बैठ गया, आपने तो मेरा बच्चा कुचा दिमाग भी खाना शुरू कर दिया है। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सुबह तक मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो काफ़ी महीनों से बीमार थी और फिर पापा के जाने के दुख को उन्होंने अपने दिल पर ले लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आखिरी समय में अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की। मेरा मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया। 1-2 महीने के बाद उसने हमसे वो घर भी ले लिया और हम किराए के घर में रहने लगे। मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं जा रहा था। हम लोग किराए के घर में आ गए थे। जो पैसे हमें वापस मिले थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि हमने घर के कुछ पैसे तो दिए ही थे। झगड़ा हुआ तो वो पैसे हमें वापस दे दिए गए थे। अब वो पैसे खर्च हो रहे थे। मेरी पत्नी का तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। वो रोज़ शॉपिंग पर जाती थी। उसने पता नहीं कितने लाख उड़ा दिए थे। और फिर एक दिन मुझे उसके पर्स में से एक चीज़, ऐसी चीज़ मिली जिसको देख के मुझे अंदाज़ा हो गया
कि मेरी माँ ने ठीक ही कहा था कि औरत मुझे बर्बाद कर देगी, और वो एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से मेरी पत्नी ने अपना बच्चा गिरा दिया था। जब मैंने उससे बात की तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एक नहीं 3 बच्चे गिरा चुकी हूँ तुम्हारे, कर लो जो तुमने करना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को जान से मार डाला। माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझे बता देती, लेकिन ये पाप क्यों किया तुमने? आज मेरे 3 बच्चे होते। उसने कहा कि 3 बच्चे होते तो फिर मेरा फिगर बुरी तरह से ख़राब हो चुका होता। अपने आप को तुम्हारे बच्चों के लिए ख़राब नहीं करूँगी। मैंने कहा कि तुम तो वाकई घर बसाने के काबिल नहीं थी। ना तो तुम अच्छी पत्नी हो और ना ही अच्छी औरत हो, और अच्छी माँ तो तुम बन ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मुझे लगा कि वापस आ जाएगी, लेकिन उसने मुझे डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया। मेरी ज़िंदगी के गलत फ़ैसले ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे वो समय अभी भी याद आता है जब मैं अपने घर में सुकून से रहता था। मेरी माँ मेरे लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाती थी, मैं अपनी हर बात उससे करता था। मेरे पापा भी मेरे साथ देते थे, लेकिन मेरे माँ-बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ होकर चली गई, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया। जब हम कहते हैं कि बड़ों को क्या पता, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, पर वो नहीं, उनका अनुभव बोलता है। बड़ों को पता होता है कि कौन सा इंसान कैसा है और कितनी देर तक आपका साथ निभाएगा। मेरी माँ ने जब मेरी पत्नी को देखकर कहा था कि औरत ठीक नहीं है, तो उन्होंने ठीक ही कहा था, लेकिन उस समय मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर दें, मेरे जीवन की परीक्षाओं को अब समाप्त कर दें। अब मैं बहुत थक गया हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी माँ का दिल नहीं दुखाना, वरना भगवान के घर तो आपके साथ पता नहीं क्या हो। आपको इसी दुनिया में ही इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो कुछ आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो आपको इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके साथ प्यार से पेश आते हैं, तो आपको उसका इस बदला इसी दुनिया में मिलेगा। अगर आप उनके साथ प्यार से पेश नहीं आते, इनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, तो इसका भी सिला भी इसी दुनिया में मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।